नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और अपनी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। आपके सिलेबस में जीन पियाजे वाइगॉट्स्की सिलेबस में है। तो आज की क्लास में हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द आता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। जैसे ही जीन पियाजे तुरंत आ जाता है दिमाग में संज्ञान। तो आज हम लोग जो जीन पियाजे की रेगुलर थ्योरी है, वो जो आप जानते हो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको जानेंगे। साथ ही साथ कुछ बातें और भी जानेंगे जो आपके लिए काफी नई रहेंगी। सबसे पहली बात तो आप सिर्फ जानते हो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं जीन पियाजे, फिर धीरे धीरे एक एक बात आपके सामने आती रहेंगी। सबसे पहले सब लोग हेडिंग बनाइएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे। अब बेटा, जीन पियाजे के बारे में अगर जान रहे हो तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, काफी लंबी चौड़ी इनकी जिंदगी रही, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, ये सारी बातें भी आपको जाननी पड़ेंगी। कब भाई जन्म हुआ, तो भाई आपके आजादी के पहले के हैं, आपकी आजादी के पहले के व्यक्ति हैं। 1896 में इनका जन्म हुआ। 1980 तक इनकी लाइफ रही, यानी कि 80 और 4 लगभग 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो 1896 से 1980। वैसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो कोई रेक्टिफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कोई मतलब नहीं। रहने वाले कहाँ के थे, बेसिकली जान लीजिए कुछ फैक्चुअल बातें। तो ये रहने वाले आपके कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विस बोलते हैं इनको, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, या इनको स्विस बोला जाता है, जो स्विट्जरलैंड के निवासी होते हैं। जैसे आप इंडियन हो तो इंडियन का मतलब होता है कि आप इंडिया के रहने वाले हो, तो उसी तरीके से इनको स्विस बोला जाता है। स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे आपके जीन पियाजे साहब। थे क्योंकि अब नहीं हैं, अब ये जन्नत के निवासी हैं, पर 1896 से 1980 तक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके लिए ये हुए फेमस। अगर आप लोग संज्ञानात्मक विकास की बात करोगे तो यहां से अगर आप एक चीज समझो तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब जैसे ही आपके दिमाग में शब्द आता है संज्ञान, संज्ञान शब्द आते ही आपके दिमाग में चलता है क्या, किससे रिलेटेड होता है ये, तो ये रिलेटेड होता है आपके मस्तिष्क से। ये रिलेटेड हो गया आपके किससे, मस्तिष्क से। किससे रिलेटेड हो गया, आपकी बौद्धिक क्षमता से। आपके मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया, आपकी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड हो गया। आपका चिंतन का क्या लेवल है, उससे रिलेटेड हो गया, चिंतन से रिलेटेड हो गया। तो यानी कि अगर हम लोग कभी भी बात करें कि संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास जो जो मेन जो जुड़ाव होता है वो मस्तिष्क, बुद्धि और चिंतन से इसका जुड़ाव होता है, जो चीजें हमारे दिमाग में आई। अब कुछ किताबें हैं जो तुरंत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जिन्होंने इनको फेमस बनाया था, तो इनकी जो किताबें हैं उनको जान लीजिए। इनकी बुक्स थी, उन बुक्स का क्या नाम था, तो पहला इन्होंने दिया था भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया था। इन्होंने भाषा को दो प्रकार का बताया था, एक बताया था सामाजिकृत भाषा, एक बताया था अहम केंद्रित भाषा, इगोसेंट्रिक स्पीच। तो जो इन्होंने भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया था वो उस किताब का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। जो दूसरी किताब इन्होंने दिया उसका क्या नाम था, जल्दी से बताओ भाई। पहली किताब का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, जो इन्होंने दूसरी किताब अपनी दी उसका क्या नाम था, जल्दी से बताओ। तो इन्होंने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उस नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने यह बताया था कि जो नैतिकता होती है वो 3 प्रकार की होती है अलग अलग स्टेजेस में। पहली है आपकी
पूर्व नैतिक अवस्था, जहां पे बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है, यानी आप बात कर रहे हो शैशवावस्था की। दूसरी होती है परायत नैतिकता, जहां पे नैतिकता दूसरों के अधीन में होती है। दूसरों के अधीन होने का मतलब समाज के अधीन होती है, मम्मी पापा के अधीन होती है, जो वो जैसा बोल देते हैं आपके लिए नैतिकता वही हो जाती है। और तीसरी आती है स्टेज जो होती है स्वायत्त नैतिकता, जहां पे नैतिकता आपकी बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। तो इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो इन्होंने दिया था किससे? वो इन्होंने दिया था द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड नाम की एक किताब थी इनकी, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड नाम से एक किताब है, वहां से दिया था। फिर उनका एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो आप लोग जानते हो। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने कहां से दिया? तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये दिया था द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड नाम की एक किताब थी। उस किताब से इन्होंने दिया था अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था किताब का? जल्दी से कोई बताओ भाई। द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। क्या था? द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट नाम की एक किताब थी, उसमें से इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो यानी कि आपको 3 किताब का नाम याद रखना है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और साथ ही साथ इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट दिया, वहां से इन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई। अब इनके सिद्धांत को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो इनका जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास का ये जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी, इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो इसके हम और 2 नामों से इसको जानते हैं। किन 2 नामों से जानते हैं भाई? जल्दी से, किसी को कोई आइडिया हो तो जल्दी से बता दो। तो इसको हम एक ना जानते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। एक जानते हैं हम इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से, और एक हम जानते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से, विकासात्मक सिद्धांत के नाम से, डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंटेलेक्चुअल थ्योरी और डेवलपमेंटल थ्योरी। चलो भाई इसको हटा दो यहां से, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो एक याद रखना, इंटेलेक्चुअल थ्योरी, और एक दूसरी है डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, और इसको बोलते हैं हम लोग बौद्धिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बौद्धिक सिद्धांत। लिखना चाहो तो लिख लो भाई, बाद में कहोगे सर हिंदी वालों के लिए नहीं लिखते हो। तो बौद्धिक सिद्धांत, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बाद में कोई चीज ऐसी ना कहो कि सर ये तो आप करते नहीं हो। तो इनका जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसको हम लोग और 2 नामों से जानते हैं। तो अब भाई एक बात बताओ, जब इनके सिद्धांत को हम लोग डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो यानी कि इसको इनका जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से जानते हैं, विकासात्मक सिद्धांत के जनक जानते हैं, के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी। अब भाई संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसके तो जनक ही है, साथ ही साथ इनको हम लोग विकासात्मक सिद्धांत के जनक भी जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म भी दिया था। मतलब इसी सिद्धांत का जो दूसरा नाम है, एक और नाम है कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक का जो प्रतिमान है, उसके भी जनक जानते हैं। तो फादर ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म दिया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म भी दिया था इन्होंने, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग इनके इस सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म के नाम से भी इनके इस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज, देखो भाई हम लोग एक एक करके सब सिद्धांतों को इनके जानेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे पर जानेंगे इनके हम लोग सब सिद्धांतों को। सबसे पहले बेटा बात आती है इनकी भाषा एवं विचार का सिद्धांत। जो इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था वो था भाषा एवं विचार का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार के सिद्धांत की अगर हम लोग बेटा बात करें तो भाषा एवं विचार को इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताया। बोला बच्चे के अंदर 2 प्रकार की भाषा होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो इसमें इन्होंने बताया था कि एक होती है अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिक स्पीच,
बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अहम केंद्रित भाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसी को आप लोग इंग्लिश में बोलते हो प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हो? प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हो। और इधर आपका आता है क्या? इधर आपका आता है बेटा सामाजिकृत भाषा, यानी कि सोशलाइज्ड स्पीच। सामाजिकृत भाषा, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्पीच। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोशल स्पीच। अब ये आपकी होती है शैशवावस्था में। आप सब लोग जानते हो कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है, तो यानी कि ये शैशवावस्था में होती है। और शैशवावस्था के बाद से जब आपका सामाजिकरण शुरू होता है तब से आपके अंदर आ जाती है एक सोशलाइज्ड लैंग्वेज। तो शैशवावस्था के बाद जो आपके अंदर भाषा पाई जाती है उसको बोलते हैं सामाजिकृत भाषा। इसमें बच्चा सिर्फ अपनी बात करता है और यहां पे बच्चा समाज के हिसाब से आपकी फीलिंग्स को समझ करके, क्योंकि इसके अंदर अब नैतिकता का भी जन्म हो रहा होता है, शैशवावस्था के बाद बच्चे में नैतिकता का जन्म होता है, तो यहां पे बच्चा आपके हिसाब से बोलता है। तो यहां पे सामाजिकृत भाषा होती है। ये वाली जो भाषा होती है ये एक तरफा होती है, मतलब यहां पे बच्चा सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, आपकी कभी नहीं सुनता है। और ये वाली जो भाषा होती है दोनों के विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों की बात, यानी कि बच्चा आप अपनी बात कहता भी है और आपकी बात सुनता भी है। तो यानी कि ये दो तरफा होती है और ये एक तरफा होती है। तो बस इतना ही था बेटा आपका अहम केंद्र इनका भाषा एवं विचार का सिद्धांत। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पे वो याद रखना कि पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने भाषा को वरीयता दिया था और पियाजे ने विचार को वरीयता दिया है। विचार को भाषा से पहले माना है। विचार को भाषा से पहले माना है किसने? विचार को भाषा से पहले माना है किसने? तो विचार को भाषा से पहले माना है आपके जीन पियाजे साहब ने। इतनी बात हो गई। ये वाला सिद्धांत इनका किस किताब से लिया गया? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड नाम की एक किताब है, वहां से इनका ये वाला सिद्धांत लिया गया। दूसरा जो हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग भाई है सिलेबस में, पियाजे हैं पूरे के पूरे पियाजे, तो पियाजे के बारे में जब भाई पूरी बात ही जान लो, क्या करोगे भाई? 2 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन बात तो कम से कम आपको पता रहेगी ना। तो जो दूसरा सिद्धांत है वो है नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत। अब बेटा अगर हम लोग इनके नैतिकता के सिद्धांत की बात करें तो इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस दी। पहला क्या है? पहला इन्होंने बताया पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक स्टेज, जो कि चलती है आपकी 0 से लेकर के 6 साल तक। 0 से 6 साल तक यहां पे बच्चे के अंदर नैतिकता कितनी होती है? तो यहां पे बच्चे के अंदर शून्य नैतिकता होती है, यानी कोई नैतिकता नहीं होती है, शून्य नैतिकता। जो दूसरी स्टेज होती है उसको इन्होंने बोला परायत नैतिकता। परायत ऑब्लिक पराधीन नैतिकता। यह आपकी चलती है जब तक आपका चलता है बाल्य अवस्था, यानी कि लगभग आपका 6 से 9 साल तक, 6 to 9 years। यानी कि यहां पे क्या होता है? नैतिकता दूसरों के अधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन यानी कि मम्मी पापा के अधीन होती है। दूसरे के अधीन यानी कि मम्मी पापा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा पेरेंट्स, जो कहेंगे आपके लिए वही नैतिक है, वही सही है। फिर जब थर्ड स्टेज में बच्चा आता है जो आपका होता है 9 साल के बाद, तो इसको बोलते हैं स्वायत्त नैतिकता या स्वतंत्र नैतिक अवस्था। स्वायत्त ऑब्लिक स्वतंत्र नैतिक अवस्था। जो स्वतंत्र नैतिकता होती है ये 9 साल के बाद में आ जाती है बच्चे के अंदर। यहां पे बच्चा स्वयं नैतिकता डिसाइड करता है, स्वयं नैतिकता डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, स्वयं नैतिकता। जैसे इस वाली स्टेज में बच्चे को कह दिया बेटा चींटी जा रही थी, बच्चा क्या करता था? यहां पे कोई नैतिकता नहीं थी, बच्चे ने चींटी को मार दिया। इस वाली स्टेज में क्या होता है? बच्चे को आपने बोल दिया कि बच्चा चींटी मारना पाप है, वो उसके अंदर भी जान होती है, उसको नहीं मारते हैं। अब वो चाहे जीव को मारना पाप है, चाहे चींटी हो जाए चाहे जीव हो जाए, अब बच्चा क्या करता है कि यार चींटी को मारना पाप है, जीव को मारना पाप है, तो यानी कि इसको नहीं मारना है। वो चाहे इसको काट ले ये नहीं मारेगा, क्योंकि मम्मी पापा ने कह दिया है कि नहीं मारना है, तो ये नहीं मारेगा। लेकिन जब स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता आती है, चींटी काट रही है, वो बेचारा खींच रहा है, नहीं छोड़ा, इसने क्या किया? रगड़ दिया, काट रही हो जाओ। तो मतलब परिस्थिति, सांप आ रहा है, अब बताओ एक बात बताओ, जीव को मारना पाप है और सांप काटने जा रहा है, तो क्या उसको मारना पाप है? नहीं पाप है। अगर स्वयं अपनी जान बचाने के लिए आप ऐसा करते हो तो यहां पे बच्चा परिस्थिति के आधार पर अपने नैतिकता का निर्णय लेता है। तो स्वयं नैतिकता का निर्णय लेता है, स्वयं नैतिकता का
निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या नहीं। अब जीव को मारना पाप है, भाई हमने आपको सिखाया था चींटी मारना पाप है, अब सामने से आतंकवादी आ गया, वो आपको गोली मारने जा रहा है, क्या अब भी आपको लगता है कि जीव को मारना पाप है? नहीं भाई, वो आतंकवादी है, वो 4 और लोगों की जान लेगा, इससे अच्छा उसको मार दो, खत्म करो। तो वहां पे वो नैतिक हो जाता है। तो इस वाली स्टेज में बच्चा नैतिकता परिस्थिति के हिसाब से स्वयं निर्णय लेता है। यही है बेटा आपका नैतिकता का सिद्धांत। इतनी बातें इन्होंने बताया था नैतिकता के सिद्धांत में, ठीक है। और ये वाला जो आपका सिद्धांत है, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड नाम की किताब से ये वाला सिद्धांत लिया गया था। किताब का नाम मैंने आपको आगे ही बता दिया था, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसके बाद कहानी शुरू होती है बेटा आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोगों ने 4 स्टेजेस में बांट दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में बांटा? इसको हम लोगों ने बांटा है 4 पार्ट में। कौन कौन से 4 पार्ट्स? तो सबसे पहले आपका आता है संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। जो दूसरा हम लोग के लिए आता है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। और लास्ट में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहां पे हम लोगों को इसकी एज इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला बच्चे का विकास कभी भी इस चरण के बाद इस चरण को छोड़ करके डायरेक्ट बच्चा इस चरण पे नहीं आ सकता। अगर हम लोग बात करें कि बच्चा यहां से डायरेक्ट यहां आएगा तो यह बात हो जाएगी गलत। बच्चा हमेशा इस स्टेप से इस स्टेप पे आएगा, फिर इससे इस पे आएगा और फिर इससे इस पे आएगा। यानी कि एक चरण को छोड़ करके बच्चा दूसरे चरण पे कभी भी नहीं आ सकता। यानी कि ये सिस्टमैटिकली एक अरेंज्ड प्रोसेस है। आपको हमेशा इसको याद रखना होगा। तो पहले सेंसरी, फिर प्री, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल। यानी कि पहले संवेदी, फिर पूर्व, फिर मूर्त और फिर औपचारिक। इसको आप किसी को एक को छोड़ नहीं सकते हो, ना तो किसी का क्रम बदल सकते हो, ना आप इधर से उल्टा नहीं शुरू कर सकते हो कि पहले फॉर्मल फिर कंक्रीट फिर प्री। गलत होगा। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पहले सेंसरी, फिर प्री, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल। आई बात इतनी समझ में? अब इसके बाद बेटा इसकी जो एज भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। एज क्या थी? चलो भाई उसको देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये चलती है 0 से 2 साल तक, ये चलती है 2 से 7 साल तक, ये चलती है आपकी 7 से 11 साल तक, ये चलती है आपकी 11 से लेकर के 15 साल तक, 11 टू 15 ईयर्स तक चलती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इतनी बातें जो बेसिक थी इसको मैंने आपको समझाया। समझ में आई तो बोलो हां, बोलो हां। अब इतनी बात समझ में आई ना भाई कि ये वाली बात समझ में आई कि इस वाली स्टेज से हम डायरेक्ट इस स्टेज पे नहीं जा सकते। हमारा फिक्स है कि हम अगर इस पे हैं तो फिर इस पे आएंगे, फिर उस पे जाएंगे, फिर वहां लास्ट में जाएंगे। मतलब एक स्टेज को आप छोड़ नहीं सकते हो। साथ ही साथ क्या है कि हम इस पे उल्टा भी इसको नहीं कर सकते। इसको ऐसे करना चाहें कि तो ये गलत होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा ऐसे ही चलेगा। ये सही होगा, ये आपका गलत होगा। ठीक है। अगर हम चाहें कि हम इसको उल्टा ले आए, इसका क्रम हम उल्टा नहीं कर सकते। हम इसको हमेशा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ही जाएंगे। ये वाली बात याद रखना बेटा। चलो भाई अब बताओ। अब एक एक करके हम इनके स्टेजेस को समझेंगे। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है बेटा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। क्या आता है? सेंसरी मोटर स्टेज, या उसको हम लोग बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। एज क्या है? एज है भाई आपकी 0 से
2 साल तक, 0 to 2 years। अब बच्चा इस स्टेज की आपको अगर याद रखना है तो यहां पे एक चीज लिखा हुआ है सेंस। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। यहां पे जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा जो चीजें सीखेगा वो सीखेगा आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, यानी कि जो उसके प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स है उनकी सहायता से ही वो चीजों को सीखता है। अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं का यूज करते हुए वो चीजों को सीखता है। अब यहां पे बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आती हैं, तो आपको अगर ये याद रखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा ये कि आपको दो चीजें याद रखनी होगी कि जो सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि बच्चे के अंदर सेंसरी जो होता है उसमें बच्चे के अंदर आता है क्या, उसमें बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व की भावना, वस्तु स्थायित्व। और जो दूसरी चीज हमको याद रखनी होगी वो ये याद रखना होगा बेटा कि यहां पे बच्चे का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी कि गोल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है इसका, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब इस लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की अगर बेटा बात करें या ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको मैं सिंपली आपको कुछ शब्दों में समझाऊं तो कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये रखा था, ठीक है, ये मोबाइल है, ये रखा था। अब आपने क्या किया कि मोबाइल को ऐसे फेंका, बच्चे से कह दिया बच्चा मोबाइल कौवा ले गया, कौवा ले गया, कौवा ले गया। अब बच्चा क्या कहे, वो ये जान रहा है कि यहां पे एक मोबाइल था, हाँ वो आपकी बात पे यकीन कर लेगा कि कौवा ले गया, हो सकता है कौवा ले गया हो, लेकिन वो जानता है कि एक मोबाइल है, एक मोबाइल है, मतलब उस चीज की जो इमेज है वो बच्चे के दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। अब गोल ओरिएंटेड क्या बिहेवियर क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चे का जो भी व्यवहार होता है वो एक लक्ष्य को केंद्रित रहता है। जैसे अब बच्चे को ये क्या चाहिए, मान लिया कि बच्चे को ये वाला मेरा पेन चाहिए, अब जब तक मैं ये पेन दे नहीं दूंगा तब तक वो रोएगा, चिल्लाएगा, पहले मम्मी के पास जाएगा, फिर पापा के पास जाएगा, उन्होंने दिलाया तो दिलाया, नहीं दिलाया तो वो रोना चिल्लाना सब कुछ शुरू कर देगा। मतलब उसका जो व्यवहार होता है वो एक लक्ष्य केंद्रित होता है। क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है उसका व्यवहार। अब यहां पे हम लोग इसको काफी अच्छे से एक स्टेजेस में समझेंगे। तो जन्म से 30 दिन तक, बर्थ टू 30 डेज तक, जन्म से 30 दिन। यहां पे बेटा मैं आपको कुछ शब्द भी समझाते चल रहा हूं, उसको भी समझते चलना। जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। इस प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है कि बच्चा कोई एक एक्टिविटी सीख जाता है, उस एक्टिविटी को करके वो बार बार करके इंजॉय करता है। इंजॉय करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि बच्चे को पता चल गया कि अंगूठा चूसना है, अंगूठा चूसने में उसको बड़ा मजा आता है। अब आप वो ऐसे मुंह में रखेगा, आप हाथ पकड़ के बाहर, नहीं, गंदी बात नहीं करते, वो फिर से क्या करेगा, फिर से आपने बाहर किया। मतलब बच्चा किसी काम को करके जब आनंद या खुशी महसूस करता है तो उस काम को वो बार बार करता है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अंगूठा चूसना, इसको याद रखिएगा, अंगूठा चूसना इसका एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे आसान सा एग्जाम्पल है ये जो आप याद रखोगे कि प्रतिवर्ती क्रिया आ जाती है बच्चे के अंदर, बच्चा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। 1 से 4 महीने के अंदर बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। 1 से 4 महीने में बच्चा आपकी चीजों को दोहराना शुरू कर देता है, यानी कि उसके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। क्या आ जाता है, अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा आपको देखेगा, आपकी चीजों को दोहराएगा। 4 से 8 महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर उलटना पलटना शुरू हो जाता है। 4 से 8 मंथ का जो बच्चा होता है उसके अंदर उलटना पुलटना शुरू हो जाता है। आप ऐसे लिटा के जाओगे सीधे, वो क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा पेट के बल, फिर पेट के बल से सीधा हो जाएगा, यानी कि उलटना पलटना शुरू कर देता है। 4 से 8 महीने का बच्चा उलटना पलटना शुरू कर देता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखता है, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, बच्चा देखेगा किस टाइम पे, 8 से 12 महीने का बच्चा, 8 से 12 महीने का जो बच्चा होगा उसके अंदर चीजों को देखेगा,
वस्तु देखेगा, याद रहेगा, पर ढूंढ नहीं पाएगा। भाई अभी ढंग से चल नहीं पाता तो ढूंढेगा कैसे, पर ढूंढ नहीं पाएगा, वो वस्तु कहां गई ये बात वो बता नहीं पाएगा कि वो कहां गई। हाँ, पर उसके चीज में उसके दिमाग में क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो चीजों को देखेगा, उसको याद रहेगा, पर वो ढूंढ नहीं पाएगा। जिज्ञासा उसके अंदर जिज्ञासा 12 से 18 महीने के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर जिज्ञासा की भावना होती है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपको दूसरा हो जाएगा, नहीं तो फिर दो तीन क्वालिटीज के लिए अलग मुझे पेज लेना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहां पे बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, वो चीजों को ढूंढना बहुत ज्यादा चाहता है, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा की क्वालिटी होती है, वो नई नई चीजों को ढूंढना चाहता है। ये आपका होती है कब, ये होती है आपकी 12 से 18 महीने तक। फिर नई चीजों को ढूंढना, नई चीज ढूंढना चाहता है बच्चा 18 से लेकर के 24 महीने का जो बच्चा होता है वो नई नई चीजें ढूंढना चाहता है। तो 2 साल 0 से 2 साल तक की क्वालिटीज थी। जन्म से 30 दिन तक बच्चा प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जैसे अंगूठा चूसना। 1 से 4 महीने का बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति ले आता है। 4 से 8 महीने का बच्चा उलटना पलटना शुरू कर देता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आ जाता है 8 से 12 महीने का बच्चा। चलो भाई लिख ही देते हैं नए पेज पे, नहीं तो आप कहोगे सर जी फर्जी का कंजूसी कर दिए, चीजें क्लियर नहीं हुई मुझे। चलो भाई 1 मिनट, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही आपको बता देता हूं। देखो भाई आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, और कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। तो बच्चा अनुकरण कर देता है, बच्चा वस्तु स्थायित्व मैंने आपको बता दिया, बच्चे के अंदर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आ जाता है। क्या आता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को बेटा बोलते हैं बेसिक बिहेवियर आ जाता है, जैसे हंसना, रोना इत्यादि। बेसिक बिहेवियर आ जाता है, किसी चीज को लेके खुशी होगी तो हंसेगा, डांटोगे तो रोना शुरू कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा हंसना, रोना। इसी स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है, मतलब जो जितनी बेसिक क्वालिटीज होती हैं वो बच्चे के अंदर इसी एज में आ जाती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका, देख लूं मैं एक बार, यहां पे वस्तु देखता है याद रहेगा पर ढूंढ नहीं पाया। चलो बहुत बढ़िया। तो उधर से आपको एक चीज और, बच्चे के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, बच्चा चीजों को ढूंढना चाहता है, जिज्ञासा, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, नई चीजों को ढूंढना चाहता है, नई चीजों को ढूंढना चाहता है। यह आपका कब होता है, यह आपका होता है 18 से लेकर के 24 महीने तक के बच्चे में, और यह होता है आपका 12 से लेकर के 18 महीने के बच्चे के अंदर की एक क्वालिटी होती है जो डेवलप करती है। बच्चा स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखता है, यह बात मैंने आपको यहीं पे बता दिया है कि बच्चा आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग, यानी कि जो उसके प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका वो भरपूर यूज करता है, क्योंकि इस स्टेज का नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा जो उसके सेंसेस होते हैं उन सेंसेस के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखता है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, इसी वजह से इसको कहा गया है सेंसरी मोटर स्टेज। अब अगली स्टेज पे आ जाएंगे बेटा। अगली स्टेज जो हमारी है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप लोग बोलते हो प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल एज क्या है, एज है बेटा इसकी 2 से 7 साल तक, 2 to 7 years। अब जब 2 से 7 साल का बच्चा हुआ यानी कि वो थोड़ा सा हो गया बड़ा। अब जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया 2 पार्ट में। कौन कौन सा 2 पार्ट, एक आता है आपका प्री ऑपरेशनल, एक क्या आएगा आपका, एक आएगा प्री कंसेप्चुअल पीरियड। ठीक है, प्री ऑपरेशनल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्चुअल पीरियड। प्री कंसेप्चुअल, जब वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझता है तो ये हो जाएगा प्री कंसेप्चुअल पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव पीरियड, इंट्यूटिव या इंट्यूटिव पीरियड। अब इसके लिए जो एज डिफाइन की गई प्री कंसेप्चुअल के लिए वो क्या हुई, वो हुई आपकी 2 से
4 साल तक का जो बच्चा होता है वो होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड में, बाकी जो बचता है वो बच्चा आ जाता है इंट्यूसिव पीरियड में। 4 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो आता है आपका इंट्यूटिव पीरियड में। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतःदर्शी काल। अंतःदर्शी काल के नाम से भी जानते हैं इंट्यूटिव पीरियड को। अब यहां पे अगर हम लोग बेटा बात करें तो सबसे पहले प्री कंसेप्चुअल पीरियड की, तो प्री कंसेप्चुअल पीरियड में बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे बच्चे के अंदर तर्क की कमी होती है, बच्चा तर्क नहीं कर पाता, तर्क की कमी होती है। आपको मैंने एक गुण समझाया था, अविलोम्यता। अविलोम्यता का मतलब होता है बच्चा जिस बिंदु से शुरू करता है वापस से उसी बिंदु पर नहीं आ पाता। जैसे 8 से लेकर के Z तक तो बच्चा चला जाएगा, लेकिन Z से लेकर के A तक ये बच्चा कभी वापस नहीं आ पाएगा, Z से A तक नहीं वापस आ पाएगा। तो ये वाली क्वालिटी होती है। बच्चा 1 से 100 तक की जो गिनती होती है उसको तो खटखट खटखट आपको सुना देगा, लेकिन अब उसी गिनती को आपको हो कि 100, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, तो वापस से उसी गिनती को उल्टे क्रम में नहीं सुना पाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग अविलोम्यता का गुण। उसके बाद बच्चे के अंदर और कौन सी क्वालिटीज होंगी, बच्चे के अंदर जीववाद की भावना आ जाती है। बच्चे के अंदर जीववाद की भावना आ जाएगी। जीववाद को हम लोग बोलते हैं एनिमिज्म। ये सारी चीजें मैंने आपको सहस्रावस्था वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको समझाई था कि जीववाद यानी कि एनिमिज्म का मतलब होता है मृत चीज को जीवित समझना। जब बच्चा किसी मृत चीज को जीवित समझता है, अपनी गुड़िया गुड्डा उसका जो भी है उसको लगता, अगर आप उसको मारोगे तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो यानी कि बच्चे को लगता है कि इसके अंदर भी जान है, अगर इसको मार पड़ रही है तो यानी कि इसको भी तकलीफ हो रही होगी, और चूंकि वो अपनी गुड्डी गुड़िया से प्यार करता है तो यानी कि उसको अंदर रोना स्वाभाविक है। तो जीववाद की भावना पाई जाती है। और बताइएगा, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। एक मिनट, यहां पर भी अब भाई है जगह तो लिख ही लेते हैं थोड़ा सा इंट्यूटिव पीरियड में। अच्छा ये बताओ, इसको भी और इसमें क्वालिटीज मैं और बता रहा हूं, तब तक आप इसमें बताओ इसके अंदर, इसमें बच्चे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज आपको उम्मीद है कि होगी। देखो भाई यहां पे क्या होता है, बच्चा गिनती, वर्णमाला, ये सारी चीजें याद करना शुरू कर देता है। तो गिनती, वर्णमाला, गणितीय संक्रिया, इन सबकी शुरुआत हो जाती है। तो यानी कि बच्चा गिनती, वर्णमाला और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीजों की शुरुआत हो जाती है। बच्चा इनके बारे में, गणितीय संक्रिया की जो बेसिक समझ होती है वो बच्चे के अंदर बनने लगती है। हालांकि अभी तक ये इसको कर नहीं पाता है सही से। यहां पे आप इसको हटा ही दो, इसको नेक्स्ट स्टेज में लिख लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। गिनती वर्णमाला की शुरुआत होती है, गिनती वर्णमाला की शुरुआत होती है, बच्चा यहां पे याद कर रहा होता है, गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। और बताइए, सांकेतिक भाषा बच्चे के अंदर आ जाती है। सांकेतिक भाषा आ जाती है। संरक्षण का अभी भी अभाव होता है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा चीजों को याद नहीं रख पाता है, संरक्षण का अभाव होता है बच्चे के अंदर। आप उसको याद कराओगे थोड़ी देर बाद वो फिर से उन चीजों को भूल जाएगा, बच्चा फिर से उन्हीं चीजों को भूल जाएगा। अब इसके सिवाय और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो जान लो भाई। यहां पे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित जिसको बोलते हैं, अहम केंद्रित होता है बच्चा। अब जब बच्चा भाई अहम केंद्रित होता है तो अहम केंद्रितता दो चीजों में डिवाइड कर दी गई। एक तो अहम केंद्रित चिंतन, थिंकिंग, और दूसरा होता है अहम केंद्रित स्पीच यानी कि भाषा। अब अहम केंद्रित चिंतन का मतलब क्या हुआ कि मम्मी अच्छी हैं तो मेरी हैं, पापा अच्छे हैं तो मेरे हैं। बच्चा जो भी अच्छी चीज है उसको अपना मान के चलता है। भाषा स्पीच का क्या मतलब हुआ कि बच्चा सिर्फ चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं कहूं वही ये लोग मान लें, मेरी बातें कोई मानता क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करना। यहां पे बच्चा क्या करता है, एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, केंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर, एक वस्तु पर वो केंद्रित रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर। सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, केंद्रीकरण होते हैं। एक वस्तु पर बच्चा केंद्रित हो जाता है, उसका ध्यान जहां पर चला गया वहीं पर वो टिक जाता है।
दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझना ही हम लोग किसको बोलते हैं, अहम केंद्रितवाद, अहम केंद्रिता को बोलते हैं कि बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। तो ये सारी क्वालिटीज बेटा आपकी हो गई किसकी, यहां पे देख लो मैंने क्या क्या बताया है आपको। मैंने आपको बताया बच्चे के अंदर यहां पे तर्क की कमी होती है, बच्चे के अंदर अविलोम्यता का गुण पाया जाता है, बच्चे के अंदर जीववाद की भावना पाई जाती है, बच्चे के अंदर गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है, बच्चे के अंदर सांकेतिक भाषा की समझ बनने लगती है, बच्चे के अंदर अभी भी होता है क्या, संरक्षण का अभाव होता है, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता, वो चाहता है जो मैं कह रहा हूं वही लोग समझे, मैं लोगों को क्यों समझूं। और इसको इन्होंने दो पार्ट्स में, एक चिंतन और एक स्पीच, दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चिंतन का मतलब होता है दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझना, ये चिंतन में आएगा। स्पीच में आएगा जो मैं कह रहा हूं वही सब लोग सुने, वही सब लोग समझे, इसको स्पीच में रखते हैं। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता है, बच्चा किसी वस्तु को सिर्फ एक नजरिए से देखना, एक नजरिए से देखना, एक नजरिए से देखना, किसी वस्तु को वो सिर्फ एक नजरिए से देखता है, एक नजरिए से देखने को बोलते हैं बेटा केंद्रीकरण। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे इनकी तीसरे वाली स्टेज की, जिसको आप लोग बोलते हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बहुत ही आसान सा है, अगर आप इसको आसानी से लेकर के चलोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अपनी क्लास में तो आपको ये चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी कि कितनी आसान सी चीजें थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ये कब से कब तक होती है, तो ये होती है बेटा आपकी 7 से लेकर के 11 साल तक, 7 से 11 साल तक होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बच्चे के अंदर कौन कौन सी, अब जितनी क्वालिटीज पहले तो आपने पढ़ लिया था पूर्व संक्रियात्मक में कि जो बच्चे के अंदर नहीं थी, जैसे सबसे पहले वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अविलोम्यता का गुण। तो यहां पे बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, यहां बच्चे के अंदर आ जाएगा विलोम्यता। क्या आएगा, सबसे पहली क्वालिटी विलोम्यता। विलोम्यता मैंने आपको, अविलोम्यता का मैंने आपको क्या मतलब समझाया था कि बच्चा A to Z तो जान रहा है लेकिन वो Z to A नहीं आ पाएगा। लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में बच्चा ये दोनों चीजें कर लेगा। बच्चा, मैंने आपको बताया था कि बच्चा 1 से 100 तक की गिनती तो उसको याद रहती है, लेकिन 100 तक से 1 की कह दोगे तो नहीं सुना पाएगा। क्या होता है कि वहां पे नहीं सुना पाता था, यहां पे ये सारी चीजें कर लेगा, यानी कि उसके अंदर विलोम्यता का गुण आ जाएगा। वो उल्टा, इसको आप पलटावीपन भी बोलते हैं, मतलब चीजों को वो उल्टा करके भी सुना लेगा, दिखा देगा आपको, यानी कि वो आगे और पीछे दोनों की चीजें उसको याद रहती हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था बच्चे के अंदर होता है संरक्षण का अभाव, वो चीजों को याद नहीं रख पाता। यहां बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, संरक्षण, यानी कि आ जाता है कंजर्वेशन। क्या आता है बेटा, उसके अंदर आ जाता है कंजर्वेशन की भावना, वो चीजों को याद रखना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक इसका नाम है, तो यानी कि बच्चा यहां पे मूर्त चिंतन की शुरुआत कर देता है। जो चीजें उसके सामने होती हैं उनके बारे में वो सोचने लगता है। जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है तो ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है, कपड़े धूप में डालने से सूख जाते हैं तो क्यों सूख जाते हैं, यानी कि जो चीजें बच्चे के सामने हैं वो मूर्त चिंतन की शुरुआत कर देता है, मूर्त चिंतन की शुरुआत करता है। ये मूर्त चिंतन की शुरुआत की बेटा एग्जांपल समझ में आया ना, कि पंखा देखता है गोल गोल घूम रहा है, वो देख रहा है सामने, मूर्त रूप में अवेलेबल है, तो ये कैसे गोल गोल घूम रहा है ये जानने की इच्छा उसके अंदर आने लगती है। फिर आता है आपका अहम केंद्रता का अंत हो जाता है। अहम केंद्रता, अहम केंद्रता का अंत हो जाता है, क्योंकि बच्चा यहां पे समाज में निकलता है, समाज में उसका सोशलाइजेशन होता है। जब समाजीकरण होता है तो बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ भाई खेल वेल भी रहा होता है। इसका बच्चा 7 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया से खेलता है। तो जब वो दोस्तों के साथ खेलता है तो भाई अब अपनी सिर्फ कहोगे तो तुमको कोई खिलाएगा ही नहीं, कहेगा हटाओ इसको, भगाओ इसको नहीं खिलाएंगे। लेकिन यहां क्या होता है, बच्चा अहम केंद्रिता का अंत कर देता है और सबके साथ में ग्रुप में रहना शुरू कर देता है। और जब ग्रुप में रहता है तो वो सबकी सुनता है, सिर्फ अपनी नहीं सुनाता है। तो ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता का अंत हो जाता है। बच्चे का वहां पे मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकरण होता है, बच्चा सिर्फ चीजों को एक नजरिए से देखता है। यहां पे बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी बच्चा चीजों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देता है। विकेंद्रीकरण हो जाता है बच्चे का। ये ओपन एंडेड भी उसको बोलेंगे कि बच्चा एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से सोचता है, बच्चे का विकेंद्रीकरण हो जाता है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था आगमनात्मक तर्क शक्ति आ जाती है बच्चे के अंदर। बच्चा एग्जाम्पल्स के जरिए रूल्स बनाना शुरू कर देता है। आगमनात्मक तर्क शक्ति आती है बच्चे के अंदर, आगमनात्मक तर्क शक्ति डेवलप होती है बच्चे के अंदर। साथ ही साथ बच्चे के अंदर भार, ठोस, भार, हाइट, मतलब हाइट वेट, भार हाइट की समझ आ जाती है। भार हाइट, हाइट वेट की समझ आ जाती है बच्चे के अंदर। बच्चे का क्रम परिपक्व हो जाता है, यानी कि बच्चा चीजों को क्रम में रख लेता है। जैसे आपसे कह दिया गया लाल रंग की 10 चीजें, 20 रंग येलो कलर की 20 चीजें हैं, आप सबको अलग अलग करके एक साइड में रखो, तो बच्चा उनको सीरियल वाइज अरेंज कर देता है। रेड को इधर कर देगा, येलो को इधर कर देगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रम परिपक्व हो गया। क्रम परिपक्व यानी कि सीरियल में चीजों को वो रखना शुरू कर देता है। तो क्रम परिपक्व हो गया बच्चा। और कोई क्वालिटी जो मुझसे छूट रही हो वो आप बता दो। बच्चे के अंदर आकार आदि की समझ आ जाती है। बच्चे के अंदर आकार आदि की समझ आ जाती है और बच्चा गणितीय संक्रिया कर लेता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेता है, कर लेता है। और बताइए, कोई क्वालिटी बताओ जो मुझसे छूट रही हो। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, बच्चा सीक्वेंसिंग शुरू कर देता है, श्रृंखला बनाना शुरू कर देता है, श्रृंखला बनाना शुरू कर देता है, यानी कि वर्गीकरण, समूहीकरण जो आप लोग कहते हो, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। और बताइए, बाकी मेरे हिसाब से तो विलोम्यता, संरक्षण, मूर्त चिंतन की शुरुआत, अहम केंद्रिता का अंत हो जाता है, विकेंद्रीकरण करना शुरू करता है, आगमनात्मक तर्क शक्ति आ जाती है, मूर्त चिंतन लिख दिया मैंने, भार हाइट की समझ हो जाती है, क्रम परिपक्व हो जाता है, आकार आदि की समझ हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है, श्रृंखला बना लेता है। मतलब लगभग चीजें इसमें आपकी मैंने कवर कर दी। अब इसके बाद बेटा आपका आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इसकी लास्ट स्टेज है। चौथा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त ऑब्लिक औपचारिक, अमूर्त ऑब्लिक औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त ऑब्लिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो आपकी एज होती है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ये चलती है बेटा कहां, कब से कब तक, तो ये चलती है आपकी 11 से लेकर के 15 साल तक, 11 से लेकर के 15 साल तक। अब जितना मेन था, जितनी सारी क्वालिटीज थी लगभग बच्चे के अंदर सब आ चुकी हैं। क्या बचा है, अभी बच्चे के अंदर बचा है बेटा अमूर्त चिंतन, अभी तक बच्चा नहीं कर पा रहा था। तो यहां पे वो क्या करेगा, स्टेज का नाम क्या है, अमूर्त अवस्था। तो यानी कि बच्चा यहां पे क्या कर लेगा, बच्चा जो चीजें उसके सामने नहीं है अब उनके बारे में भी वो सोच सकता है, यानी कि अमूर्त चिंतन कर लेगा। अमूर्त चिंतन करने का मतलब हुआ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ गई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो गई। और क्या आएगा, बच्चा अभी तक आगमनात्मक तर्क करता था, यानी कि उदाहरण लेकर के वो एक नियम बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो नियमों को तोड़ करके उनसे उदाहरण बना लेगा। निगमनात्मक तर्क, परिकल्पना आधारित तर्क, परिकल्पनात्मक तर्क आपसे एग्जाम में पूछता है कि बच्चे के अंदर निगमनात्मक परिकल्पनात्मक तर्क की शुरुआत कब से होगी, तो वो होगी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। तो फिर आता है आपका निगमनात्मक तर्क की शुरुआत बच्चे के अंदर कब से होगी, निगमनात्मक। तो निगमनात्मक तर्क की शुरुआत जो होगी वो भी बच्चे के अंदर कब से होगी, तो निगमनात्मक तर्क की शुरुआत भी बच्चे के अंदर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से होगी। ठीक है, फिर बच्चा अपसारी चिंतन कब से शुरू करता है, तो अपसारी चिंतन भी बच्चा इस एज में करेगा, अपसारी चिंतन की शुरुआत होगी। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जो बच्चे के अंदर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू किया है। ठीक है,
ये वाला सिद्धांत किस किताब से लिया गया, तो बच्चे आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो सिद्धांत है ये लिया गया था इनकी जो किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में। मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनका एक चरण, इनके हमेशा चरण की शुरुआत होगी पहले वाले से, और कभी एक चरण दूसरे को छोड़ के तीसरे पे कभी नहीं आ सकता। ये देख लीजिएगा, यहां से मैंने उठाया था, तीसरे पे लाया था, काट दिया था, यानी कि पहला चरण हमेशा दूसरे पे आएगा, दूसरा तीसरे पे जाएगा, तीसरा चौथे पे आएगा। कभी भी पहला दूसरे को छोड़ के तीसरे पे जंप नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा ये उल्टा क्रम भी नहीं हो सकता, इसका क्रम भी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। मतलब आप इसको उल्टा नहीं कर सकते कि फॉर्मल से आप कंक्रीट पे नहीं आ सकते, आप कंक्रीट से तो फॉर्मल हमेशा जाओगे, लेकिन आप फॉर्मल से कंक्रीट कभी भी नहीं आओगे। मतलब आप ना तो इनका क्रम उल्टा कर सकते हैं, इसको आगे से पीछे नहीं ला सकते हैं, और ना ही एक स्टेज को छोड़ करके दूसरे स्टेज पे जा सकते हैं। ये सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। याद रखना, बच्चों का चिंतन बुजुर्गों से अलग होता है। बच्चों का चिंतन मात्रा और प्रकार और मात्रा दोनों प्रकार से अलग होता है। बच्चों का चिंतन बुजुर्गों से प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। चलो भाई, और बताइए कोई ऐसी बात जो अभी तक मैंने ना बताई हो और आपको दिमाग में आ रहा हो कि सर ये वाली बात छूट रही है पियाजे में। चलो भाई, कोई बात ऐसी जो आपको लग रहा हो, क्योंकि वैसे तो मैंने बेसिकली आपको लगभग सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है। मतलब बच्चे के सामने से वस्तुएं ओझल हो जाने पर उसका अस्तित्व बच्चों की आंखों के सामने बना रहता है। बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, बच्चे के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया होती है, बच्चा अनुकरण करता है, उलटना पलटना शुरू कर देता है, वस्तु देखेगा, याद रहेगा पर ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, जिज्ञासा होती है, नई चीजों को ढूंढने की इच्छा होती है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात किया, काफी कुछ बातें किया हम लोगों ने आज की अपनी इस वाली क्लास में। कंप्लीट जीन पियाजे मैंने आपको बताया है। जीन पियाजे की शुरुआत में मैंने आपको उनसे परिचय करवाया था, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया, उसके बाद उनकी तीन किताबें बताई हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉग्निटिव थ्योरी के कुछ और नाम जाने थे। उसके बाद हम लोगों ने भाषा एवं विचार का सिद्धांत जाना, उसके बाद हम लोगों ने नैतिकता का सिद्धांत जाना, उसके बाद हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जाना है। आई होप कि ये सभी चीजें आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। अगर आपको इससे लगता है कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज 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 कमेंट करें। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जीन पियाजे में आप कभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए कॉग्निटिव थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।